स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो है इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, मोबाइल बैंकिंग के बारे में और साथ में फिलैटली के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें गूगल पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें साथ में दे रखी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगी, ऐसी पूरी संभावना है। तो हमने वही चीज़ों को कवर करना है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज़ें हमने पहले इसलिए कवर नहीं की क्योंकि ये चीज़ों में चेंज होता रहता है, तो उस चेंज से बचने के लिए, क्योंकि हम एक बार जो चीज़ याद करते हैं बाद में कुछ और याद करते हैं, फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज उसमें हो जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने अब ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अब इसमें कुछ भी चेंज हो एग्ज़ाम में वो चेंज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी रेडी होंगे, बन के तैयार होंगे, तो अब उनमें कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। तो क्वेश्चन अगर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के बारे में आएंगे तो यहीं से आपको उनका करेक्ट आंसर कर देना है। आपको एग्ज़ाम से पहले इनमें कोई भी चेंज आएगी उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने अच्छे से करने हैं। बहुत सारी चीज़ों को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं और जितनी भी चीज़ों को करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें रहने वाली हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या आप बुक्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक आपको चाहिए या फिर अच्छे से तैयारी करने के लिए एमटीएस की बुक चाहिए, पोस्टमैन की बुक चाहिए, पीएसए के 2023 की क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले बैंकिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, फिर मोबाइल बैंकिंग के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ कैन आई क्लेम पेमेंट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट और सर्टिफिकेट होल्डर। मैं मृतक खाता या प्रमाण पत्र धारक के भुगतान का दावा कैसे कर सकता हूँ। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में किसी व्यक्ति का अकाउंट था या सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट जैसे पहले एनएससी या केवीपी के होते थे, उस तरह का किसी के पास अकाउंट या सर्टिफिकेट था और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके अकाउंट या सर्टिफिकेट के भुगतान का दावा कैसे किया जा सकता है। द क्लेम कैन बी सेटल्ड बाई 3 मोड्स। दावे का या क्लेम का निपटान 3 तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहले अगर उसमें नॉमिनेशन है, जो अकाउंट है या सर्टिफिकेट है उसमें नामांकन दर्ज किया हुआ है, सबमिट नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म विद डेथ सर्टिफिकेट विद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो केवाईसी दस्तावेजों के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में नामांकन दावा फॉर्म जमा करना होगा और क्लेम को सेटल कर दिया जाएगा। दूसरा, लीगल एविडेंस के माध्यम से भी क्लेम को सेटल किया जाता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि लीगल एविडेंस किसी भी अकाउंट को या सर्टिफिकेट को आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, तो लीगल एविडेंस के रूप में क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो इसमें प्रोवेट ऑफ बिल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट हो सकते हैं। इनके लीगल एविडेंस किसे माना जाएगा, वसीयत का प्रमाण पत्र, एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र, इनको लीगल एविडेंस माना जाएगा क्लेम करने के संबंध में। तो सबमिट क्लेम फॉर्म, तो लीगल एविडेंस के साथ भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको क्लेम फॉर्म, लीगल एविडेंस जिसमें प्रोवेट ऑफ बिल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। फिर विद नॉमिनेशन, अगर नॉमिनेशन विदाउट नॉमिनेशन, तो पहले था कि नॉमिनेशन या नामांकन अगर है तो नॉमिनेशन क्लेम फॉर्म और साथ में डेथ सर्टिफिकेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर नामांकन नहीं है, विदाउट नॉमिनेशन, कैसे आप उसके लिए क्लेम करेंगे। 5 लाख रुपए की राशि अगर अकाउंट में थी, क्या जब मृत्यु हुई तो उस समय अकाउंट में 5 लाख रुपए तक की राशि है या उससे कम है, तो सबमिट क्लेम फॉर्म। एक तो क्लेम फॉर्म,
डेथ सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वन, इसका अर्थ हो जाएगा लेटर ऑफ इंडेमनिटी आपको देना होगा। लेटर ऑफ इंडेमनिटी क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति पत्र आपको देना होगा। फिर उसके बाद एक एफिडेविट आपसे बनवाया जाएगा। फिर उसके बाद लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट, शपथ पत्र के अस्वीकरण का पत्र भी साथ में आपको देना होगा। साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लेमेंट, डिपोनेंट्स, विटनेस और श्योरिटीज, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे अगर उस अकाउंट में नॉमिनेशन ना हो। क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें क्लेम फॉर्म आ जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा, लेटर ऑफ इंडेमनिटी आ जाएगा, एक एफिडेविट बनेगा, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ एफिडेविट बनेगा और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे क्लेमेंट्स के। फिर उसके बाद जो क्लेमेंट यानी कि जो दावेदार हैं, डिपोनेंट्स, विटनेस और श्योरिटीज, इन सब के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि आधार कार्ड वगैरह देने होंगे। अब आगे चलते हैं, अगर जो दावा राशि है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इफ़ देर इज़ नो नॉमिनेशन एंड डिपॉजिट वैल्यू एट द डेट ऑफ डेथ इज अबव 5 लाख रुपीज़। अब अकाउंट जो है उसमें कोई भी नामांकन नहीं है, उसमें कोई भी नॉमिनेशन नहीं है और मृत्यु के समय उसमें राशि 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। क्लेम कैन बी सेटल्ड ओनली थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट, वहाँ पर जो क्लेम को सेटल किया जाएगा उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट की जगह पे सिर्फ सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ही होना चाहिए लीगल एविडेंस की जगह पे। क्लेम इन केस ऑफ विदाउट नॉमिनेशन, अब यहाँ पे अगर नॉमिनेशन नहीं है और क्लेम सिर्फ 5 लाख रुपए तक है, कैन बी सेटल्ड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ द डिपोजिटर, तो इस तरह के क्लेम का निपटारा जो है जमाकर्ता की मृत्यु के 6 महीने के बाद किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई, किस तरह से आप क्लेम करेंगे अगर नॉमिनेशन है, लीगल एविडेंस कौन कौन से होते हैं, विदाउट नॉमिनेशन 5 लाख रुपए तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। फिर उसके बाद अगर नॉमिनेशन नहीं है और 5 लाख रुपए तक की वैल्यू थी, तो उस तरह के मामले में आपको क्लेम सेटल करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए या लीगल एविडेंस चाहिए। फिर उसके बाद नॉमिनेशन नहीं है, 5 लाख रुपए की राशि है, तो उसकी जो सेटलमेंट की जाएगी डिपॉजिटर की डेथ के 6 महीने के बाद की जाएगी। हाउ टू ट्रांसफ़र अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, इंपॉर्टेंट है। किसी भी अकाउंट को या सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करना है, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे डाकघर के लिए स्थानांतरित करना है। For transfer of account or certificate, the depositor should apply in the prescribed form SB 10V और NC 32। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी अकाउंट को या सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए निर्धारित प्रपत्र कौन सा है, SB 10V या फिर NC 32। इसके साथ आपको पासबुक और KYC डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। क्या क्या चाहिए आपको, निर्धारित प्रपत्र में आप आवेदन करेंगे, निर्धारित प्रपत्र कौन सा होगा, SB 10V या फिर NC 32 होगा। इसके साथ आपको पासबुक या जो सर्टिफिकेट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और साथ में KYC दस्तावेज देने होंगे। The transfer application can be given either in a transferring office or transferee office। अब जो आवेदन आप करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, खाते को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दोनों जगह के कार्यालयों में कर सकते हैं। जहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, खाते को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस कार्यालय में भी आवेदन किया जा सकता है, या जिस कार्यालय के लिए आप ये ट्रांसफ़र अपना अकाउंट करना चाहते हैं उस डाकघर या उस कार्यालय में भी ये एप्लीकेशन या आवेदन दिया जा सकता है। यानी कि अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए जो आवेदन दिया जाएगा 2 कार्यालयों में आप दे सकते हैं, जिस डाकघर या जिस कार्यालय से आप अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और दूसरा जिस डाकघर या जिस कार्यालय के लिए आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इन दोनों कार्यालयों में से कहीं भी आप अकाउंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं। हाउएवर द ट्रांसफ़र प्रोसेस विल बी डन बाय रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस, लेकिन जो संबंधित प्रोसेस है अकाउंट ट्रांसफ़र करने का वो संबंधित प्रधान डाकघर के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि आप कोई से भी कार्यालय में अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं, वो आवेदन पत्र आगे संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस में जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस ही आगे का जो प्रोसेस होगा अकाउंट ट्रांसफ़र का वो करेगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज साइलेंट अकाउंट एंड हाउ टू रिवाइव इट। साइलेंट अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे रिवाइव किया जा सकता है। An account in which a deposit or withdrawal
has not taken place for 3 complete financial years shall be treated as a silent account। ऐसा खाता जिसमें 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक कोई भी जमा या निकासी नहीं हुई हो उसे साइलेंट अकाउंट माना जाएगा। साइलेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? ऐसा अकाउंट जिसमें लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक ना आपने डिपॉजिट किया ना उसमें से विड्रॉल की, इस तरह के अकाउंट को साइलेंट अकाउंट माना जाता है। साइलेंट अकाउंट में आप फर्दर कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते। फॉर रिवाइवल, और जब आप इसको रिवाइव करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द कस्टमर विद KYC डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो जो भी अकाउंट रिवाइव करना है उस अकाउंट के कस्टमर से KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन लेनी होगी, आवेदन लेना होगा। रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस विल रिवाइव द अकाउंट, और फिर इस अकाउंट को रिवाइव किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित प्रधान डाकघर के द्वारा किया जाता है। सब ऑफिस में या आप ब्रांच ऑफिस में जहाँ पर भी आप आवेदन देंगे वहाँ पर आवेदन देने के बाद उस आवेदन को आगे हेड ऑफिस भेजा जाता है जहाँ पर रिवाइव आपका अकाउंट किया जाता है। बट इज द लेट पेमेंट फीस फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती जमा खाते के लिए विलंबित शुल्क का भुगतान कैसे किया जाता है? The monthly deposits for account opened between 1st to 15th should be credited up to 15th of the month, and account opened between 16th or to the last of the month, monthly deposit should be credited by last day of the month। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए आप RD अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं। RD अकाउंट में अगर आप 1 तारीख से लेके महीने की 15 तारीख के बीच में अकाउंट को ओपन करते हैं, महीने की 15 तारीख तक जो भी अकाउंट ओपन किया जाएगा उसमें जो डिपॉजिट करना होगा वो महीने की 15 तारीख से पहले ही आपको करना होगा। लेकिन जो अकाउंट आप महीने की 16 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में खोलते हैं उस अकाउंट में महीने की 1 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में आप जब मर्जी जमा कर सकते हैं। If the monthly installment is not credited for any particular month, then it becomes a default। अगर आप किसी माह के लिए मासिक किस्त जमा नहीं करते हैं तो वो डिफॉल्टेड अकाउंट हो जाएगा या वो किस्त डिफॉल्ट हो जाएगी। द डिफॉल्टेड मंथ्स कैन बी क्रेडिटेड सब्सिक्वेंटली। अब जो भी मंथ डिफॉल्ट हो जाएगा यानी कि जिस महीने में आप मासिक किस्त जमा नहीं कर पाएंगे उसको आप बाद में जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 डिफॉल्ट्स की अनुमति होती है और चौथे डिफॉल्ट के 2 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं? किस्तें जमा करवा कर अकाउंट को फर्दर आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। नहीं करते तो बाद में आप इसमें डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे साथ में बताया गया है कि कैसे अकाउंट को रिवाइव करने के लिए फीस आपसे ली जाती है। रिवाइवल फीस फॉर INR 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन इज ₹1। 100 रुपये के डिनोमिनेशन के लिए यानी कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपये का अकाउंट आपका है तो उसके लिए 1 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको डिफ़ॉल्ट देना होगा। जैसे आपने 2 महीनों के लिए डिफ़ॉल्ट किया तो 2 रुपये, 3 महीनों के लिए किया तो 3 रुपये, यानी कि हर एक 100 रुपये के डिनोमिनेशन के लिए आपको 1 रुपया देना होगा। अब मान लीजिए आपका अकाउंट 1000 रुपये का है, ठीक है, और आप इसमें क्या करते हैं? 3 डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, 3 महीने तक लगातार इसमें जमा नहीं करते हैं, तो फिर आपसे डिफ़ॉल्ट फीस कैसे ली जाएगी? तो 100 रुपये के डिनोमिनेशन के लिए 1 रुपया, तो 1000 रुपये के लिए 10 रुपये हो जाएंगे। तो 10 रुपये 1 महीने के लिए आपसे डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में लिया जाएगा। आपने 3 महीने डिफ़ॉल्ट किया है तो 30 रुपये डिफ़ॉल्ट फीस के रूप में आपसे लिए जाएंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए आपका NSC का सर्टिफिकेट है या KVP का मान लेते हैं क्योंकि वो लंबी अवधि तक चलता है। किसी ने KVP सर्टिफिकेट ओपन किया था या KVP सर्टिफिकेट लिए थे, किस तरह से वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवा सकता है? The investor should apply in the prescribed form for duplicate certificate in respect of lost, stolen, destroyed, mutilated और defaced certificates। निवेशक को खोए, चोरी हुए, नष्ट हुए, कटे फटे या विकृत प्रमाण पत्रों के संबंध में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। और ये जो निर्धारित प्रपत्र है NC 29 है, इंपॉर्टेंट है।
The application shall be accompanied by a statement showing particulars of certificate. अब जो आवेदन आप करेंगे उसके साथ एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए? जो सर्टिफिकेट के पर्टिकुलर्स या विवरणों के बारे में बताएगी कि वो सर्टिफिकेट किस चीज़ का था, कब लिया, नाम क्या था, ये सारी चीज़ें। एंड फर्निश एन इंडेमनिटी बॉन्ड, साथ में क्षतिपूर्ति प्रपत्र देना होगा, बॉन्ड देना होगा इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद वन और मोर श्योरिटीज और विद अ बैंक गारंटी। इसके साथ आपको एक या एक से ज़्यादा श्योरिटीज, जमानतदारों या फिर बैंक गारंटी के निर्धारित प्रपत्र देने होंगे। इन द केस ऑफ म्यूटिलेटेड और डिफेस्ड सर्टिफिकेट्स, जो आपके कटे फटे या खराब प्रमाण पत्र होते हैं उनके संबंध में इंडेमनिटी बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है, चोरी हो गया है, वो नष्ट हो गया है, मतलब वो है ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उस संबंध में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा। अगर वो सिर्फ क्या हुआ है, कटा फटा है या ख़राब हुआ है, यानी कि बॉन्ड आपके पास है लेकिन वो कट फट गया है या ख़राब हो गया है, तो उस संबंध में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना होगा। फिर आगे चलते हैं। द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ पासबुक फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस। अब जो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनेगा उसकी जगह पे पासबुक बनेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट पहले बनते थे, अब पासबुक बनती है, तो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र की जगह पे पासबुक बनेगी जो कि संबंधित हेड ऑफिस के द्वारा जारी की जाएगी। हाउ आई कैन गेट डुप्लीकेट पासबुक, मैं डुप्लीकेट पासबुक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? एप्लीकेशन इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और मैन्यूस्क्रिप्ट एप्लीकेशन, यानी कि आप हाथ से लिखा हुआ आवेदन भी या निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन इसके लिए दे सकते हैं। अ प्रेस्क्राइब्ड फीस फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक टू बी पेड, फिर उसके बाद आपको डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। न्यू डुप्लीकेट पासबुक विल बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव हेड पोस्ट ऑफिस, और जो आपकी डुप्लीकेट पासबुक है संबंधित हेड पोस्ट ऑफिस या प्रधान डाकघर के द्वारा जारी कर दी जाएगी। बट आर दी नॉर्म्स फॉर इशूइंग अ चेकबुक, चेकबुक जारी करने के लिए क्या मानदंड है? चेकबुक्स आर इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, चेकबुक संबंधित बचत डाकघर खाते के संबंध में जारी की जाती है। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट शुड बी 500 रुपीज़, और संबंधित डाकघर बचत खाते में न्यूनतम राशि 500 रुपीज़ होनी चाहिए। साइट पर यही है, क्रॉस चेक इसको कर लेना। आगे चलते हैं। व्हाट आर दी सर्विस चार्जेस फॉर आउट स्टेशन चेक्स, बाहरी चेक के लिए सेवा शुल्क क्या है? आउट स्टेशन चेक क्या हो जाते हैं? जैसे कोई भी स्थानीय बैंक का चेक है, आप उसको कहीं बाहर जाके, क्या बाहर इन दी सेंस की स्थानीय क्षेत्र से बाहर जाके क्लियर करवाते हैं, तो उसको कहते हैं आउट स्टेशन चेक। इस तरह के जो आउट स्टेशन चेक होते हैं उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। 30 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 1000 और पार्ट, अगर चेक 1000 रुपये तक का है तो उसके ऊपर 30 रुपये, उसके बाद जो भी 1000 रुपये आते जाएंगे, यानी कि अगर 2000 रुपये का है तो पहले 1000 रुपये के लिए 30 रुपये, फिर आगे जो भी 1000 रुपये आते जाएंगे उसके लिए 3 रुपये ऐड होते जाएंगे। In case of bouncing of check ₹50 is charges as service charge, चेक बाउंस होने की स्थिति में 50 रुपये सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अगर चेक बाउंस हो जाता है तो 50 रुपये सर्विस चार्जेस के रूप में लिए जाएंगे। कैन मंथली इनकम स्कीम इंटरेस्ट बी क्रेडिटेड टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, क्या मासिक आय योजना का ब्याज आवर्ती जमा खाते में जमा किया जा सकता है? नो, नहीं किया जा सकता। आपने MIS अकाउंट ओपन किया, MIS अकाउंट में आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। क्या आप उस इंटरेस्ट को डायरेक्टली अपने RD के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं? जैसे आपने MIS करवाई, मान लीजिए 1000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। अब वो इंटरेस्ट की आप क्या करना चाहते हैं? RD करना चाहते हैं। तो आपने क्या सोचा कि महीने की 1000 रुपये की RD करवा देता हूँ, MIS का इंटरेस्ट डायरेक्टली उसमें चला जाए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। MIS इंटरेस्ट
अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड टू एसबी अकाउंट। एमआईएस का जो इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, सेविंग के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन फॉर क्रेडिट इनटू आरडी फ्रॉम एसबी अकाउंट। फिर वहाँ पे आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, स्थायी निर्देश दे सकते हैं कि उस एसबी अकाउंट से आरडी अकाउंट में वो इंटरेस्ट को डिपॉजिट कर दिया जाए। प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड टू रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस। यानी कि एमआईएस का जो इंटरेस्ट होगा वो सेविंग से आएगा, और एसबी के लिए आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसमें जो राशि होगी उसको आपने आरडी में डिपॉजिट करना है, यानी कि 1000 रुपये इसमें से कट करके आरडी के खाते में जमा कर देने। तो इस तरह से वो हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर एन अकाउंट। किसी भी खाते के लिए न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। डाकघर बचत खाते में अगर अकाउंट ओपन करना है, मिनिमम बैलेंस कितने रुपए से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं? 500 रुपये के साथ अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट की बात करें, नोट लेस देन 10 रुपीज़, 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम आप 10 रुपये जमा कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं मेरी तरह 11-12 रुपये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हैं तो कर सकते हैं। यानी कि 10 रुपये से कम का डिपॉजिट नहीं होगा। मिनिमम 500 से ओपन हो गया, फिर आप इसमें जब बाद में जमा करेंगे तो कम से कम 10 रुपये। आगे चलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं। आरडी खाता न्यूनतम 100 रुपये की राशि के साथ ओपन हो जाता है। इससे ज़्यादा के लिए आप ओपन करना चाहते हैं तो 10 रुपये के मल्टीपल में आगे कर सकते हैं। 100 रुपये के बाद आप 110 रुपये से 120 रुपये, 130 रुपये इस तरह से ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मंथली इनकम स्कीम की बात करते हैं। एमआईएस अकाउंट 1000 रुपये से आप ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए ओपन करना चाहते हैं 1000 रुपये के मल्टीपल में हो जाएगा। 1000, 2000, 3000 इस तरह से आप 9 लाख या 15 लाख रुपये जो भी लिमिट है उस तक जमा कर पाएंगे। टाइम डिपॉजिट अकाउंट की बात करें तो 1000 रुपये से ये भी ओपन हो जाएगा। इसमें अगर 1000 रुपये से ज़्यादा आप जमा करना चाहते हैं तो 100 रुपये के मल्टीपल में कर पाएंगे। यानी कि 1000 से ज़्यादा 1100 रुपये, उससे ज़्यादा करना चाहें 1200 रुपये। इस तरह से आगे कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना डिपॉजिट इसमें कर पाएंगे। पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की बात करें तो ये 500 रुपीज़ से ओपन हो जाता है, और इसमें जो एक वित्तीय वर्ष में आपको जमा करना होता है 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए की राशि आप एक बार में भी कर सकते हैं या कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में जो आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो कम 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी, जैसे 50 रुपये के मल्टीपल में है तो एक वर्ष में आपको कम से कम इसमें कितने जमा करने होंगे? तो कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे। नहीं करते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्टेड अकाउंट हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट न्यूनतम 250 रुपये की राशि के साथ ओपन हो जाता है, और इसमें भी जो डिपॉजिट किया जाता है न्यूनतम आपको 250 रुपये ही एक साल के जमा करने होते हैं, और 50 रुपये के मल्टीपल में आप जितना चाहें 1.5 लाख रुपये तक उतनी किस्तें जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन की बात करें 1000 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाएगा। इससे ज़्यादा का ओपन करना चाहते हैं तो 1000 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 1000 के बाद 2000, उसके बाद 3000 इस तरह से ओपन हो जाएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की बात करें 1000 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाएगा। इससे ज़्यादा के लिए ओपन करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में हो जाएगा। केवीपी की बात करें तो ये भी 1000 रुपये से खुल जाएगा, और इससे ज़्यादा करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ आई कैन गेट एनकैशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स और अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी। किस तरह से मैं मैच्योरिटी से पहले ही अपने अकाउंट को या सर्टिफिकेट्स को नकदीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि मैं उनको बंद करवा के नकदी ले सकता हूँ। तो इसके लिए कंडीशंस हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की बात करें, कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम। सेविंग अकाउंट को आप किसी भी समय बंद करवा सकते हैं। आरडी अकाउंट की बात करें, कैन बी क्लोज्ड आफ्टर 3 years, ओनली एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परमिसिबल। आरडी अकाउंट को आप
खाता खोलने की तारीख से 3 वर्ष के बाद समय से पहले बंद करवा सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सेविंग का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। टीडी अकाउंट अगर 1 साल का है 6 महीने के बाद बंद कर सकते हैं, 2-3 साल का 1 साल के बाद, और अभी जो आप दूसरे अकाउंट खोलेंगे 5 TD वाले वो 4 वर्ष के बाद बंद होंगे। MIS अकाउंट भी आप 1 वर्ष के बाद बंद कर सकते हैं। PPF अकाउंट की बात करें, आफ्टर 5 years ओनली इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, हायर एजुकेशन और NRI स्टेटस। PPF खाता जो कि 15 वर्षों की अवधि के लिए खोला जाता है, इसको कब बंद किया जा सकता है? 5 वर्षों की अवधि के बाद बंद किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कोई भी जानलेवा बीमारी हो साथी अकाउंट होल्डर को या उसके जो आश्रित होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर आप अपना स्टेटस चेंज कर रहे हैं यानी कि आप नॉन रेजिडेंट इंडियन होने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में इसको 5 वर्ष के बाद आप क्लोज करवा सकते हैं। SSA अकाउंट ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर 18 ईयर्स, तो 18 वर्ष की आयु होने के बाद लड़की की शादी के समय, या फिर इसमें कुछ कंडीशंस के साथ 5 वर्ष के बाद भी आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। SCSS की बात करें, इसको किसी भी समय आप बंद कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपने अकाउंट ओपन किया दूसरे दिन चाहे बंद करवा लो। NSC की बात करें, प्री मैच्योर एनकैशमेंट इज नॉट परमिटेड। NSC में प्री मैच्योर एनकैशमेंट की कोई भी सुविधा नहीं, आप इसको समय से पहले बंद नहीं करवा सकते, लेकिन अगर डेथ हो जाती है या फॉरफीचर हो जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, तो उस स्थिति में प्री मैच्योर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। किसान विकास पत्र की बात करें, 2.5 साल के बाद, 2 साल 6 महीने के बाद इनको बंद किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, आर देयर एनी चार्जेस फॉर द यूज ऑफ ATM कार्ड? क्या ATM कार्ड का यूज करने के लिए कोई चार्जेस लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। कौन कौन से या कितने चार्जेस लगते हैं? सबसे पहले डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें, आपके पास पोस्ट ऑफिस का ATM कार्ड है, आप उस ATM कार्ड से एक दिन में मैक्सिमम 25,000 रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। कैश विड्रॉल लिमिट पर ट्रांजैक्शन 10,000 रुपये रहेगी, यानी कि आप एक बार में जब कार्ड स्वाइप करेंगे तो मैक्सिमम 10,000 रुपये की विड्रॉल कर पाएंगे। चार्जेस फॉर ट्रांजैक्शंस डन एट DOP ATMs, डाक विभाग के ATM पे जाके आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। फ्री ट्रांजैक्शंस एट अदर बैंक्स ATMs पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप DOP के ATM पर जाकर ट्रांजैक्शन करेंगे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप किसी अन्य बैंक के ATM में जाके ATM के पोस्ट ऑफिस के ATM से पैसे निकालेंगे या कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो किस तरह से फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मुफ्त लेन देन कितने मिलेंगे? मेट्रो सिटीज़ की बात करें 3 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने क्या किया, आपके पास पोस्ट ऑफिस का ATM कार्ड है, आप किसी भी बैंक के ATM से जाके पैसे निकाल सकते हैं तो आपको कुछ फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। पोस्ट ऑफिस के ATM से अगर आप किसी भी बैंक के ATM में पैसे निकालेंगे तो आपको कुछ फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। अगर मेट्रो सिटी है तो आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जिसमें आप नकदी निकालते हैं, नॉन फाइनेंशियल जैसे आपने बैंक उसकी बैलेंस इंक्वायरी कर ली या कुछ भी और कर लिया। नॉन फाइनेंशियल जिसमें आपने पैसे का लेन देन नहीं किया। तो इस तरह की 3 आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी। नॉन मेट्रो सिटीज़ के मामले में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी, चाहे फाइनेंशियल कर लें चाहे नॉन फाइनेंशियल कर लें। फिर आगे चलते हैं, चार्जेस आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शंस एट अदर बैंक ATMs। अब आपने क्या किया, मेट्रो सिटीज़ में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिली, नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिली। ये ट्रांजैक्शंस आपने कर ली 1 महीने में। फिर फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद आपको कितने चार्जेस देने होंगे अगर आप किसी अन्य बैंक के ATM से जाके पैसे निकालने हैं? 20 रुपीज़ प्लस GST पर ट्रांजैक्शन। प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से 20 रुपये साथ में जो भी GST है वो ऐड होके आपको चार्जेस देने होंगे। ये आपके चार्जेस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपसे लिए जाएंगे। फिर उसके आगे और चार्जेस हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस की बात करें। डेबिट कार्ड रिप्लेस करना है 300 रुपये प्लस GST चार्जेस आपको देने होंगे। ये कब से इम्प्लीमेंट हुए? 1/10/2021 से। फिर आगे चलते हैं, डुप्लीकेट पिन या रीजनरेशन ऑफ पिन थ्रू ब्रांच के माध्यम से आप डुप्लीकेट पिन या रीजनरेशन करना चाहते हैं पिन की तो 50 रुपये प्लस GST। ATM ट्रांजैक्शन टेक्निकल डिक्लाइंस
एट्रीब्यूटेबल टू कस्टमर। अगर कस्टमर की गलती की वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन टेक्निकली डिक्लाइन हो जाती है, फेल हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि लैक ऑफ बैलेंस इन अकाउंट, अब मेरे खाते में 10 रुपये है, ठीक है, और मैं चला 1000 रुपये निकालने, तो क्या हो जाएगा, वो नहीं निकलेंगे। मैंने सारा कुछ कर दिया लेकिन वो नहीं निकले, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसे होगी, 10 रुपये हैं खाते में तो 1000 कैसे निकलेंगे। तो लैक ऑफ बैलेंस की बैलेंस कम होने की वजह से अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, वो मेरी गलती है। तो उस तरह के ट्रांजैक्शन जब डिक्लाइन हो जाती है तो उसके लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी कट जाते हैं। मतलब 10 रुपये हैं तो 20 कैसे काटेंगे, थोड़ी एग्जांपल लेते हैं कि 50 रुपये हैं, तो 50 में से 20 रुपये प्लस जीएसटी कट जाएंगे अगर मैं 1000 रुपये निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे आपने एक बारी पढ़ लेना है। चार्जेस फॉर विड्रॉल एट एटीएम, एटीएम से अगर आप चार्जेस एटीएम से अगर पैसे विड्रॉल करते हैं तो कितने चार्जेस लगेंगे। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट अदर एटीएम्स, अगर आप अन्य किसी बैंक के एटीएम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, इनके नकद लेन देन करते हैं, 3 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद मेट्रो सिटी में कितने चार्जेस लगेंगे। ऊपर हमने कर लिया कितनी ट्रांजैक्शंस मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे चार्जेस फॉर विड्रॉल एट एटीएम, क्या विड्रॉल करते हैं अगर आप एटीएम में आके, पोस्ट ऑफिस के एटीएम में, तो कितने चार्जेस लगते हैं मेट्रो सिटी में। तो एंड 5 फ्री ट्रांजैक्शन इन नॉन मेट्रो सिटी में, तो ये 20 रुपये प्लस जीएसटी हमने कर लिया कि 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस आपको देने होंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ओन एटीएम, ठीक है, अब यहाँ पे खुद के एटीएम पे आ गए। पहले था कि किसी बैंक के एटीएम में जाके करते हैं तो 20 रुपये प्लस जीएसटी, अगर पोस्ट ऑफिस के एटीएम में ही करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 10 रुपये प्लस जीएसटी देने होंगे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए किसी अन्य बैंक के एटीएम में आते हैं तो 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिली मेट्रो सिटी में, उसके बाद 5 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएंगी नॉन मेट्रो सिटी। मतलब उसके बाद नहीं मिलेंगी, सिर्फ इतनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी आपको अगर मेट्रो सिटी में करते हैं, अगर नॉन मेट्रो सिटी में करते हैं तो 5। तो इसके बाद आपको जो चार्जेस देने होंगे 8 रुपीज़ प्लस जीएसटी नॉन फाइनेंशियल के लिए, और फाइनेंशियल के लिए एट ओन एटीएम्स यानी कि पोस्ट ऑफिस या डाक विभाग के एटीएम से करते हैं तो 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस आपको देने होंगे। एटीएम और डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो मेंटेनेंस चार्जेस के लिए 125 रुपये प्लस जीएसटी आपसे ली जाएगी। एसएमएस अलर्ट चार्जेस पर एनुम के हिसाब से 12 रुपये आपसे लिए जाएंगे, और ये 12 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट है इन विच सेविंग अकाउंट एटीएम्स कार्ड और नेट बैंकिंग कैन नॉट बी इशू, किस बचत खाते में एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग जारी नहीं की जा सकती। नेट बैंकिंग एटीएम कार्ड माइनर अकाउंट में नहीं मिलेगा, यूनाइटेड अकाउंट में नहीं मिलेगा, यानी कि किसी भी पागल व्यक्ति की ओर से जो खाता खोला जाता है उसमें भी आप एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर करेगा नहीं, यूनाइटेड कर नहीं सकता, तो फिर दूसरा कोई करेगा और मिसयूज़ करेगा। जॉइंट ए अकाउंट की बात करें तो जॉइंट ए अकाउंट क्या होता है, जैसे जॉइंट ए अकाउंट खोला जाता है तो उसमें अगर उस खाते से अगर पैसे विड्रॉल करने तो दोनों खाता धारकों की ज़रूरत होती है, दोनों खाता धारकों के हस्ताक्षर होने हैं। तो जॉइंट बी में क्या होता है, ए दोनों में से कोई भी हस्ताक्षर करेगा आप पैसे निकाल सकते हैं। तो जॉइंट ए अकाउंट में क्या हो जाएगा, अगर एटीएम ले लिया तो एक के हाथ में रहेगा, वो जो मर्जी पैसे निकाले। तो इसलिए जॉइंट ए, माइनर और यूनाइटेड अकाउंट के संबंध में नेट बैंकिंग और एटीएम आपको नहीं मिलेंगे। हाउ कैन आई एक्टिवेट इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग, मैं इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कैसे सक्रिय कर सकता हूँ। आपको इंटरनेट बैंकिंग भी मिल जाती है पोस्ट ऑफिस में, मोबाइल बैंकिंग भी मिल जाती है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कस्टमर टू सबमिट ड्यूली फिल्ड रिक्वेस्ट फॉर्म इन रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में उसे निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन जमा करना होगा। आफ्टर एनेबलिंग डिजायर्ड सर्विस इन कस्टमर्स सेविंग अकाउंट, भाई पोस्ट ऑफिस पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी उसकी इच्छा के अनुसार सेवा होगी वो एक्टिवेट कर दी जाएगी, और कस्टमर विल गेट एक्टिवेशन कोड इन हिज और हर मोबाइल विद इन 48 आवर्स टू प्रोसीड फर्दर। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा पोस्ट ऑफिस ने क्या किया, पोस्ट ऑफिस ने ग्राहक की इच्छा के अनुसार जो सर्विस चाहिए उसको
अनेबल कर दिया। अनेबल करने के 48 घंटों के भीतर ग्राहक के फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, उस कोड के बाद फर्दर प्रोसेस किया जाता है। तो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों ही पोस्ट ऑफिस में मिल जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग। इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। अगर पोस्ट ऑफिस की आप इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं, क्या क्या मिल जाता है। व्यू ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल लिंक्ड अकाउंट्स, उसके साथ जुड़े हुए जितने भी खाते हैं उन सभी के आप लेन देन देख सकते हैं। व्यू और प्रिंट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद अगर आप स्टेटमेंट उसकी प्रिंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद फंड ट्रांसफ़र बिटवीन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, डाकघर बचत खातों के बीच में आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी जुड़े हुए आरडी अकाउंट होंगे, यानी कि उस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी अकाउंट जुड़े होंगे उनमें डिपॉजिट कर सकते हैं, एसएसए अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, पीपीएफ खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टीडी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप टीडी अकाउंट भी और आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और चेक स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। बट इज दी URL फॉर DOP इंटरनेट बैंकिंग। DOP इंटरनेट बैंकिंग के लिए URL क्या है, ebanking.indiapost.gov.in। इम्पोर्टेंट है, याद करना है। बट आर दी प्री रिक्वेसाइट्स फॉर अवेलिंग DOP इंटरनेट बैंकिंग। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैलिड एक्टिव सिंगल और ज्वाइंट वी अकाउंट। सिंगल यानी कि एक के लिए, ज्वाइंट वी, ज्वाइंट हमने कर लिया कि ज्वाइंट ए के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर ATM कार्ड नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए आपको सिंगल या ज्वाइंट वी की आवश्यकता होती है, जो किसी भी CVS अनेबल्ड यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन वाले डाकघर में होना चाहिए, ठीक है, सब पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस में होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपने पहले KYC डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो KYC डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद वैलिड यूनिक मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पैन कार्ड, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता इसके लिए रहेगी। हाउ टू रजिस्टर फॉर DOP इंटरनेट बैंकिंग। DOP इंटरनेट बैंकिंग में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ माई कस्टमर ID। तो इसमें जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करेंगे उसमें कस्टमर ID क्या रहती है, जो सेविंग की पासबुक के ऊपर जो आपकी कस्टमर ID होती है, किफ ID जिसे कहा जाता है, 9 डिजिट की होती है, वही इसमें कस्टमर ID के रूप में रहती है इंटरनेट बैंकिंग में। भाई शुड आई कन्फिगर सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम लॉगिन। पहली बार लॉगिन करते समय सुरक्षा प्रश्न और उत्तर क्यों कन्फिगर किए जाते हैं। आपने देखा होगा, सिंपल सी अगर बात करें, आपने IPPV का अकाउंट ओपन किया होगा, तो अकाउंट ओपन करने के बाद जब कस्टमर उसको लॉगिन करता है तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन आते हैं कि अपने फ्रेंड का नाम बताओ या अपने पहले स्कूल का नाम बताओ, बर्थ प्लेस बताओ, वो सारी चीज़ें उसमें क्वेश्चन पूछे होते हैं, फिर आपने उनके आंसर डालने होते हैं। वो क्यों होता है, जब नेक्स्ट टाइम कस्टमर अपना अकाउंट नंबर किफ ID भूल गया, उसको दोबारा से लॉगिन करने के लिए उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, उनके आंसर उसे देने होते हैं। तो ये यहाँ पे भी बताया गया है कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड व्हेन यू फॉरगॉट योर लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड और बोथ। जब अपना लॉगिन पासवर्ड या ट्रांजैक्शन पासवर्ड या दोनों ही भूल गए, उस टाइम पे आपको ये क्वेश्चन हेल्प करते हैं दोबारा से लॉगिन करने में। Whether इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड कैन बी सेम, नो, लॉगिन पासवर्ड अलग होना चाहिए और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होना चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकते। बट इज दी परमिसिबल लिमिट फॉर रॉन्ग लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अटेम्प्ट्स। गलत लॉगिन या लेन देन पासवर्ड प्रयास की स्वीकार्य सीमा क्या है। इंटरनेट बैंकिंग में 5 अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन या ट्रांजैक्शन करते टाइम आप मैक्सिमम 5 बार गलत जो पासवर्ड है वो डाल सकते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से फॉरगॉट पासवर्ड करके लॉगिन करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज IFC ऑफ DOP फॉर नेफ्ट एंड RTGS। नेफ्ट या RTGS करने के लिए, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये दोनों फैसिलिटीज़ का उपयोग करने के लिए जो पोस्ट ऑफिस का IFSC कोड होता है वो क्या है, तो ये ऑल ओवर इंडिया एक ही है, क्या है, IPOS 4x0 DOP। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैन आई ट्रांसफर फंड्स एंड मेक डिपॉजिट
एंड एप्लीकेबल चार्जेस, क्या मैं धनराशि स्थानांतरित कर सकता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्या मैं पैसे भेज सकता हूँ, जमा कर सकता हूँ, इसके लिए चार्जेस कितने लगते हैं। तो फर्स्ट है फंड कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग विल ऑप्शंस। तो नीचे दिए गए जो भी विकल्प हैं उनके आधार पर आप धन स्थानांतरित कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रॉम योर POSB अकाउंट टू सेल्फ और थर्ड पार्टी POSB अकाउंट, आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने POSB खाते में या किसी तीसरे के POSB खाते में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज़ की जाएगी, इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र। इनिशिएट फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, स्वयं या किसी तीसरे के POSB खाते में फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रॉम योर POSB अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट्स, फिर उसके बाद आप अपने स्वयं के पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से किसी बैंक के खाते में भी ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि नेफ्ट या RTGS के माध्यम से आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। नेफ्ट या RTGS कर सकते हैं कौन सी ऑप्शन में, फंड ट्रांसफ़र टू अदर बैंक, इस ऑप्शन में आपने जाना है। इसके माध्यम से आप नेफ्ट या RTGS का यूज़ करके किसी बैंक के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग में आपको PPF डिपॉजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनेट बैंकिंग में, मोबाइल बैंकिंग में क्या क्या कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग आगे आएगा, इंटरनेट बैंकिंग में देखिए PPF डिपॉजिट कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट, आपने RD खाता किया, RD खाते पे लोन लिया, उस लोन को जब रीपे करना है तो वो भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे कि RD खाता है उसमें से विड्रॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। RD डिपॉजिट कर सकते हैं, रीपेमेंट RD की कर सकते हैं, हाफ विड्रॉल ले सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ RD, हाफ विड्रॉल, आपने क्या किया, RD की हाफ जो विड्रॉल है वो ले ली, उसके बाद उसकी रीपेमेंट आप कर सकते हैं। ऐसे से खाते में डिपॉजिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेफ्ट इज़ फ्री, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फ्री होते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से क्या किया, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आपने किसी अन्य बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए तो नेफ्ट जो है वो फ्री है, लेकिन RTGS के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने होते हैं। तो 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए 24 रुपये 50 पैसे और साथ में GST। 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, ठीक है, फॉर ट्रांजैक्शन व 5 लाख एंड नॉट एक्सीडिंग दी मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो है वो उससे ज़्यादा नहीं लेकिन 5 लाख से ज़्यादा है तो 49 रुपये 50 पैसे प्लस GST आपको देनी होगी। बट टाइप ऑफ अकाउंट्स आई कैन ओपन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, इंपॉर्टेंट है, मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन से पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स को ओपन कर सकता हूँ। मैं RD अकाउंट ओपन कर सकता हूँ, TD, NSC, KVP, PPF, ये सभी अकाउंट पोस्ट ऑफिस के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओपन किए जा सकते हैं। हाउ टू ऐड दी नॉमिनी फॉर दी अकाउंट ओपन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, अब ये सारे अकाउंट तो मैंने ऑनलाइन ओपन कर लिए लेकिन उनमें नॉमिनेशन कैसे ऐड होगा, दी नॉमिनेशन विच एग्जिस्ट इन दी SB अकाउंट, जो भी मेरे सेविंग के अकाउंट में नॉमिनेशन होगा विल बी रजिस्टर्ड फॉर दी अकाउंट्स ओपन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन खोलेंगे खाते में वही नॉमिनेशन दर्ज हो जाएगा। जैसे मैंने सेविंग के अकाउंट में जो नॉमिनेशन दर्ज कराया था, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते समय वही नॉमिनेशन उस ऑनलाइन अकाउंट में भी दर्ज हो जाएगा। However, if you want to open any account with different nominee, लेकिन आप ऑनलाइन अकाउंट तो खोलना चाहते हैं लेकिन नॉमिनेशन चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। वट टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी क्लोज्ड ऑनलाइन, किस प्रकार के खाते को ऑनलाइन बंद किया जा सकता है। ओपन हमने देख लिया कि कौन कौन से कर सकते हैं, बंद किस किस खाते को कर सकते हैं। RD, TD, PPF, KVP, NSC, इन सारे अकाउंट्स को आप क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। However, RD and TD accounts can be pre-closed as per the existing POSB norms, तो मौजूदा POSB के जो मानदंड हैं उनके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, RD और TD के खातों को प्री मैच्योर भी क्लोज करवा सकते हैं। वैसे RD, TD, PPF, KVP, NSC जब मैच्योर होंगे, मैच्योरिटी के बाद आप इनको बंद करवा पाएंगे, लेकिन जो RD और TD के अकाउंट है अगर आप उनको समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो वो भी किए जा सकते हैं। द क्लोजर प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू द SB अकाउंट, फिर अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करते हैं या मैच्योरिटी पे क्लोज करते हैं, क्लोजिंग के बाद जो भी राशि होगी आपके SB अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी।
Closure of KVP NSC accounts can be done which are opened on or after 1st July 2016. NSC या KVP के वही अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो 1 जुलाई 2016 के बाद ओपन किए गए हों। कैन आई रजिस्टर स्टॉप चेक रिक्वेस्ट, क्या मैं चेक रोकने का अनुरोध दर्ज करा सकता हूँ? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करवा सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। कैन आई टेक पीपीएफ विड्रॉल ऑनलाइन, क्या मैं पीपीएफ निकासी ऑनलाइन कर सकता हूँ? क्या मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाते से निकासी कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। इट कैन बी अवेल्ड फॉर द एलिजिबल अमाउंट। However, PPF withdrawal is allowed only once in a financial year, including online offline. चाहे आप ऑनलाइन विड्रॉल करें, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर ऑफलाइन विड्रॉल करें, एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ खाते से एक ही निकासी की जा सकती है। मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज़ और एलिजिबल अमाउंट विच एवर इज लोअर कैन बी विड्रॉन थ्रू ऑनलाइन। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए की राशि ही इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निकासी कर सकते हैं या विड्रॉल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की अमाउंट अगर आपको विड्रॉल करनी है तो पोस्ट ऑफिस में जाके ही होगी। अब मान लीजिए आपका जो अकाउंट है उसमें से जो आपकी अवेलेबल आपको निकासी है, विड्रॉल है, वो कितनी है? 5 लाख है। आप ऑनलाइन सिर्फ 2 लाख रुपए विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। कैन आई टेक आरडी हाफ और पार्शियल विड्रॉल ऑनलाइन, क्या मैं आरडी का आधा या आंशिक आहरण ऑनलाइन ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सुविधा आपको नहीं मिलेगी। हाउ कैन आई गेट सपोर्ट फ्रॉम डीओपी फॉर एनी इश्यूज रिगार्डिंग ई बैंकिंग ऑपरेशंस, ई बैंकिंग परिचालन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मैं डीओपी से कैसे सहायता प्राप्त कर सकता हूं? तो इसके लिए आप कस्टमर केयर नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं जो कि 1800-266-668। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? 9 बजे से लेकर सुबह के शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करनी होगी, आपको पूरी सहायता मिल जाएगी। या फिर ईमेल आईडी जो कि है क्या है? DOP@indiapost.gov, इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं और आपको सहायता मिल जाएगी। आगे चलते हैं। कैन आई प्लेस रिक्वेस्ट फॉर न्यू एटीएम कार्ड इन डीओपी इंटरनेट बैंकिंग ऐप, क्या मैं डीओपी इंटरनेट बैंकिंग ऐप के माध्यम से नए एटीएम के लिए आवेदन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कैन आई गेट माई इंटरेस्ट पेड सर्टिफिकेट्स फॉर इनकम टैक्स सबमिशन इन डीओपी इंटरनेट बैंकिंग, क्या मैं डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में आयकर जमा करने के लिए अपने ब्याज भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं। इसके लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। कैन आई सबमिट माई फॉर्म 15G और 15H ऑनलाइन थ्रू डीओपी इंटरनेट बैंकिंग, क्या मैं अपना फॉर्म 15G या 15H डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखनी है सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ों को आप ऑनलाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और इंटरनेट बैंकिंग में कौन सी चीज़ें होती हैं, मोबाइल बैंकिंग में कौन सी होंगी। हाउ कैन अप्लाई फॉर चेकबुक ऑनलाइन, मैं चेकबुक के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकता हूँ? तो इंटरनेट बैंकिंग में आप वो भी नहीं कर सकते। कैन आई पे PLI और RPLI प्रीमियम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, क्या मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से RPLI PLI को ऑनलाइन जमा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। PLI और RPLI का जो प्रीमियम है वो DOP की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं फैसिलिटीज ऑफर्ड इन डीओपी इंटरनेट बैंकिंग। अब यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको याद कर लेनी है कि डीओपी इंटरनेट बैंकिंग में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम की, और साथ में फंक्शनैलिटी दे रखी है कि जैसे सेविंग स्कीम है तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अकाउंट बैलेंस और उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सेविंग का अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे दिया है, तो इसमें आप अकाउंट बैलेंस या उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लेन देन की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। मंथली एवरेज, क्वार्टरली एवरेज देख सकते हैं। नॉमिनी डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा नॉमिनी है। फिर उसके बाद ग्रहणाधिकार के बारे में पूछताछ आप कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर बिटवीन ओन एंड थर्ड पार्टी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, हमने कर लिया। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने POSB खाते में या किसी तीसरे व्यक्ति के POSB खाते में। फिर उसके बाद फंड ट्रांसफर टू अदर बैंक अकाउंट्स थ्रू नेफ्ट और RTGS, नेफ्ट या RTGS के माध्यम से दूसरे बैंकों में भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।
फंड ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग टू ओन लिंक्ड आरडी अकाउंट्स, फिर उसके बाद आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं अपने या जो भी इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए आरडी अकाउंट होंगे उनमें। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं आप आरडी लोन अकाउंट के लिए, अपने या फिर जुड़े हुए आरडी लोन अकाउंट के लिए भी फंड ट्रांसफर इसके माध्यम से हो जाएंगे। पीपीएफ खाते के लिए फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं ओन या जो भी लिंक्ड अकाउंट होगा, यानी कि अपना खाता या उसके साथ इंटरनेट बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ जो खाता होगा उसके पीपीएफ अकाउंट में फंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद पीपीएफ अकाउंट के लिए आपने लोन लिया है तो उस लोन के लिए भी फंड ट्रांसफर आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग टू लिंक्ड एसएससी अकाउंट, आप सेविंग अकाउंट से एसएससी खाता जो जुड़ा हुआ होगा उसके लिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। व्यू स्टॉप और इशूड चेक, चेक जो भी आप इशू करते हैं या जिनको आप स्टॉप कर देते हैं वो देख सकते हैं। चेकिंग द स्टेटस ऑफ यूज्ड और अनयूज्ड पीओएसबी चेक्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट चेक बुक इशूड। तो लास्ट चेकबुक जब इशू की गई थी उस डेट के बाद जो भी यूज़ किए या अनयूज़ किए हुए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक चेक होंगे उनकी डिटेल भी आप इसके माध्यम से देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एसबी अकाउंट के संबंध में कर सकते हैं। आरडी अकाउंट की बात करें तो ओपनिंग न्यू आरडी अकाउंट बाय डेबिटिंग योर ओन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आप खुद के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसे डेबिट करके अपना आरडी अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं। यानी कि आरडी अकाउंट अगर आप ओपन करेंगे आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से पैसे कट जाएंगे उसके लिए। फिर आरडी का अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, आरडी की या उसके ऊपर आपने लोन लिया है तो वो डिटेल्स देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। डिपॉजिट इन आरडी अकाउंट फ्रॉम ओन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आप अपने स्वयं के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से आरडी में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमने कर लिया कि सेविंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, तो ये भी चीज़ आई। फिर आरडी में अगर लोन लिया है तो उसके लिए डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लोजर या प्री मैच्योर क्लोज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, टीडी अकाउंट की बात करते हैं। नया टीडी अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, पैसे आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होंगे। अकाउंट बैलेंस या उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। क्लोजर एंड प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ टीडी अकाउंट एंड क्रेडिट इनटू योर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, आप टीडी को क्लोज कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं। आरडी और टीडी के लिए हमने किया, सेविंग में भी किया, ऊपर क्वेश्चन में भी किया कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जिनको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आरडी और टीडी ऐसे अकाउंट है जिनको हम मैच्योरिटी पे तो क्लोज कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोज करने की ऑप्शन भी होती है। और जो भी इनकी अमाउंट होती है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ऐड हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। एमआईएस के लिए ना यहाँ पे दिया है अकाउंट ओपन कर सकते हैं ना ही क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं, अपना प्रिंसिपल देख सकते हैं कि आपने एमआईएस अकाउंट कितने के लिए ओपन किया था और उसमें कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया है, वो चीज़ देख सकते हैं। फिर उसके बाद नॉमिनी डिटेल आप देख सकते हैं या इंटरेस्ट क्रेडिट डिटेल आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो या ब्याज जो क्रेडिट हुआ है उसकी क्या डिटेल है, कहाँ पे कैसे कब क्रेडिट हुआ, वो सारी चीज़ें। एसएससी अकाउंट आप ऑनलाइन नहीं खोल सकते तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका बैलेंस देख सकते हैं, इसकी डिटेल देख सकते हैं, प्रिंसिपल देख सकते हैं कि कितना आपने इसमें डिपॉजिट किया है, मूलधन कितना है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला उसकी डिटेल आप देख पाएंगे और नॉमिनेशन डिटेल इसकी भी देख पाएंगे। सॉरी, ये आपका सीनियर सिटीजन का अकाउंट है। फिर एनएससी की बात करते हैं। एनएससी अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है। अकाउंट बैलेंस और उसकी डिटेल देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, नॉमिनेशन डिटेल देख सकते हैं और अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अकाउंट जो 1 जुलाई 2016 के बाद खुला होगा उसको ही क्लोज किया जा सकता है। केवीपी की बात करें, केवीपी को आप ओपन कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस उसकी डिटेल देख सकते हैं, नॉमिनी डिटेल देख सकते हैं और जो अकाउंट 1 जुलाई 2016 के बाद ओपन हुए होंगे उनको आप क्लोज भी करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओपन हो जाएगा। फिर और क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने ऊपर भी किया जब सेविंग का किया, पीपीएफ का अकाउंट बैलेंस, उसकी डिटेल, पीपीएफ में आपने जो लोन लिया है वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं पीपीएफ की या पीपीएफ लोन अकाउंट की। मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं पीपीएफ अकाउंट की और पीपीएफ लोन अकाउंट की। नॉमिनी डिटेल देख पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे पीपीएफ का अगर एक्टिव अकाउंट है। फिर उसके बाद अगर आपने लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट आप कर सकते हैं। विड्रॉल इसमें से करना चाहते हैं तो हमने कर लिया कि आप 2 लाख रुपये मैक्सिमम इसमें से विड्रॉल भी कर पाएंगे।
फॉर रीपेमेंट इन पीपीएफ लोन अकाउंट आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस विल बी डिस्प्लेड। फिर उसके बाद फॉर विड्रॉल फ्रॉम एस पीपीएफ अकाउंट एलिजिबल अमाउंट ऑफ विड्रॉल विल बी डिस्प्लेड। तो ये सारी चीज़ें इसमें कि आप कितना लोन ले सकते हैं वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कितना बचा हुआ है, या फिर रीपेमेंट की जो आपने लोन अकाउंट के लिए रीपेमेंट की है, या आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कितना बचा है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले कर दी जाती हैं, इसके माध्यम से शो हो जाती हैं। एसएससी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और नॉमिनेशन देख सकते हैं। यही दो चीज़ें आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एसएससी अकाउंट के लिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पोस्ट ऑफिस में मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स फॉर अवेलिंग डीओपी मोबाइल बैंकिंग। डीओपी मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठाने के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या है? तो सेम जैसे इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक्टिव सिंगल या ज्वाइंट वी अकाउंट चाहिए, वो भी किसी सीवीएस एनेबल्ड ब्रांच पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस या हेड पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। फिर उसके बाद नेसेसरी केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपने पहले नहीं दिए हैं। मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और पैन नंबर, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर मोबाइल बैंकिंग में जो यूज़र नेम होगा वो क्या होगा? किफ आईडी प्रिंटेड ऑन फर्स्ट पेज ऑफ योर पासबुक इज डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम। तो आपकी पासबुक के ऊपर, यानी कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की जो पासबुक होगी उसके ऊपर पहले ही पेज पर जो किफ आईडी होती है वो आपके डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम के रूप में रहेगी। आप उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। बट इज ही परमिसिबल लिमिट फॉर रॉन्ग लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अटेम्प्ट्स। इंटरनेट बैंकिंग में आपके लिए लॉगिन में आपको 5 और अगर बात करें ट्रांजैक्शन के लिए 3 पासवर्ड गलत डालने की ऑप्शन मिलती है। मतलब 3 बार आप गलत डालेंगे तो चल जाएगा, फिर उसके बाद डालेंगे तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आपको 3 प्रयास करने की मिलती है, 3 प्रयास करने के लिए मिलेंगे और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप मैक्सिमम 5 बार गलत डाल सकते हैं। और आपकी इंटरनेट बैंकिंग में 5 बार आप दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रांसफ़र फंड्स एंड मेक डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे जैसे इंटरनेट बैंकिंग में भी आपको फंड ट्रांसफ़र मिल जाते हैं, मोबाइल बैंकिंग में भी फंड ट्रांसफ़र आपको मिल जाते हैं। फ्रॉम योर पीओएसबी कस्टमर टू सेल्फ फोर, तो आप अपने पीओएसबी खाते से स्वयं के या किसी तीसरे के पीओएसबी अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ फंड ट्रांसफ़र या फिर पेई फंड ट्रांसफ़र अगर आपने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रॉम योर पीओएसबी अकाउंट टू अदर बैंक अकाउंट थ्रू नेफ्ट और आरटीजीएस, आप किसी बैंक के खाते में भी आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। फिर और इसमें क्या मिल जाता है? पीपीएफ डिपॉजिट मिल जाता है, यानी कि पीपीएफ डिपॉजिट कर सकते हैं। लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं, आपने लोन लिया और उसका पूरा पुनर्भुगतान आप कर सकते हैं। आरडी डिपॉजिट, आरडी के लिए आप विड्रॉल लिया तो उसकी रीपेमेंट इसके माध्यम से कर ली जाएगी। नेफ्ट इसमें भी फ्री और आरटीजीएस के लिए इसमें भी सेम इंटरनेट बैंकिंग की तरह आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। What टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन आई ओपन थ्रू मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन से प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? यू कैन ओपन आइदर आरडी और टीडी अकाउंट्स थ्रू दी रिक्वेस्ट ऑप्शन इन दी होम टैब। ठीक है, तो यहाँ पे बताएं कि आरडी और टीडी अकाउंट आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ओपन कर पाएंगे। फिर कौन कौन से खाते आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से क्लोज कर सकते हैं? नो ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग। इंडिया पोस्ट की मोबाइल बैंकिंग में किसी भी खाते को बंद करने की ऑप्शन आपको नहीं दी जाती है, इंटरनेट बैंकिंग में दी जाती है। आरडी, टीडी, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ खातों को आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बंद कर सकते हैं, ये हमने कर भी लिया। फिर उसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से स्टॉप चेक रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपने चेक को रोका है उसको आप रद्द भी कर सकते हैं। कैन आई टेक पीपीएफ विड्रॉल थ्रू मोबाइल बैंकिंग? क्या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ निकासी कर सकता हूँ? नहीं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते। कैन आई रीपे आरडी हाफ विड्रॉल लोन? क्या मैं आरडी की आधी निकासी ऋण चुका सकता हूँ? यानी कि मैं अगर लोन लिया या विड्रॉल लिया तो उसको मैं क्या वापस कर सकता हूँ? बिल्कुल, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ये चीज़ की जा सकती है। नेक्स्ट है आपके पास, कैन आई प्लेस रिक्वेस्ट फॉर ए न्यू एटीएम कार्ड? इंटरनेट बैंकिंग में आप नहीं कर सकते नए एटीएम के लिए रिक्वेस्ट या आवेदन, लेकिन मोबाइल बैंकिंग ऐप में आप इसके लिए आवेदन
कर सकते हैं नए एटीएम कार्ड के लिए। आरपीएलआई पीएलआई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा वसाती हमने कर लिया है। आईएफएससी डीओपी के लिए, ठीक है, एनएफटी आरटीजीएस करने के लिए क्या चाहिए होता है, आईएफएससी कोड चाहिए होता है। तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, आईपीओएस 4x0 डीओपी, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें एनएफटी आरटीजीएस दोनों फैसिलिटीज़ होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आईएफएससी कोड चाहिए, तो वो है आईपीओएस 4x0 डीओपी। यहाँ पे फीचर बताए हुए हैं मोबाइल बैंकिंग के, अब ये ध्यान से आपने कर लेने हैं। अकाउंट बैलेंस और डिटेल आप कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस देख सकते हैं और अकाउंट की डिटेल आप देख सकते हैं। कौन कौन से अकाउंट, सेविंग, आरडी, ठीक है, फिर लोन अकाउंट जो होता है आरडी का, टीडी, पीपीएफ, लोन अगेंस्ट पीपीएफ और एनएससी, इन सारी चीज़ों के लिए आप बैलेंस देख सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री किसकी देख सकते हैं, सेविंग, आरडी, टीडी, पीपीएफ, लोन अगेंस्ट पीपीएफ और एनएससी, इन सभी की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट आप सिर्फ देख पाएंगे सेविंग की और पीपीएफ अकाउंट की। आगे चलते हैं, ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। फंड ट्रांसफर बिटवीन ओन सेविंग अकाउंट्स एंड अदर यूजर्स सेविंग अकाउंट्स विद इन डीओपी एंड टू अदर बैंक्स। फंड ट्रांसफर कर सकते हैं स्वयं के सेविंग अकाउंट्स या फिर दूसरे किसी यूजर के सेविंग अकाउंट में या दूसरे किसी बैंक के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, खुद के या जुड़े हुए आरडी अकाउंट में या खुद के या जुड़े हुए लोन अगेंस्ट आरडी अकाउंट, आरडी डिपॉजिट अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू ओन और लिंक्ड पीपीएफ, सब्सक्रिप्शन एंड लोन ऑन पीपीएफ अकाउंट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पीपीएफ लोन, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए या अपने या जुड़े हुए किसी भी पीपीएफ खाते में आप क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की बात करें, रिक्वेस्टिंग फॉर आरडी अकाउंट ओपन, आरडी अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, टीडी अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नए एटीएम कार्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एटीएम पिन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पीएलआई आरपीएलआई रिन्यूएबल प्रीमियम की पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पैन स्टेटस भी आप देख सकते हैं। चेक के लिए बात करें तो स्टॉप चेक भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि चेक को रोक भी सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, रिवोक चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मोबाइल बैंकिंग में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, कुछ फ्लैटली के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमने ऊपर कर लिया मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाले हैं। चलते हैं, व्हाट आर दी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, फ्लैटलिक जमा खाता धारकों को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैव द फैसिलिटी ऑफ प्लेसिंग स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन द फ्लैटलिक ब्यूरो फॉर सप्लाई ऑफ न्यू स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर्स, ब्रोशर्स एज वेल एज न्यू पोस्टल स्टेशनरी विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट। फ्लैटली जमा खाता धारकों को नए टिकट, फर्स्ट डे कवर, ब्रोशरों के साथ साथ विज्ञापन के साथ या विज्ञापन के बिना डाक स्टेशनरी की आपूर्ति के लिए फ्लैटली ब्यूरो में स्थायी आदेश देने की सुविधा मिलती है। यानी कि वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे देंगे, फिर जो भी नई चीज़ें आएंगी जिनके लिए उन्होंने निर्देश दिए होंगे ऑटोमेटिकली उनको आगे भेज दी जाती हैं फर्दर बिना कोई ऑर्डर के। Foreign customers can also avail the facility by opening an account with the director फ्लैटली मुंबई जीपीओ, और मुंबई जीपीओ के लिए पिन कोड है 4x01। तो विदेशी ग्राहक जो है वो फ्लैटली अकाउंट कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, मुंबई जीपीओ में कर सकते हैं। Flatleak items can also be obtained by post through mail orders on the Flatleak Bureau against advance payment by domestic और overseas customers। घरेलू या विदेशी ग्राहकों द्वारा अग्रिम भुगतान करने पर डाक के माध्यम से फ्लैटली ब्यूरो से मेल ऑर्डर के माध्यम से फ्लैटली वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। आगे चलते हैं, फ्लैटली अकाउंट ओपन करना है। अगर डोमेस्टिक अकाउंट की बात करें तो 200 रुपये से, फॉरेन कस्टमर जो फ्लैटली अकाउंट 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं। अब इसके लिए भुगतान कैसे किया जाएगा, यू कैन पे ऑनलाइन आइदर थ्रू योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड और थ्रू पोस्टल सेविंग बैंक नेट बैंकिंग अकाउंट। आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या पोस्टल सेविंग नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन इसके लिए भुगतान कर सकते हैं।
बट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिचार्ज अ फ्लैट लीक अकाउंट। फ्लैट लीक अकाउंट को रिचार्ज करने के लिए न्यूनतम या अधिकतम राशि क्या है? तो न्यूनतम 1 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये है, यानी कि आपने उसको रिचार्ज करना है तो 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये मैक्सिमम और 1 रुपये मिनिमम। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या स्थायी निर्देश क्या होते हैं? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर अ वे ऑफ मेकिंग एन ऑटोमेटिक पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट टू बाई फ्लैटली आइटम्स एज पर चॉइस प्रोवाइडेड बाई यू एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वीक मंथ और ईयर। स्थायी अनुदेश क्या होते हैं? जैसे सप्ताह, माह या वर्ष की आवृत्ति पर आपके द्वारा दी गई पसंद के अनुसार फ्लैटली टिकट खरीदने के लिए एक निश्चित राशि होती है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि हर महीने जो भी नए डाक टिकट आएंगे उसके लिए 100 रुपये के जो डाक टिकट यानी कि 100 रुपये जो मेरे अकाउंट से आपने कट करने हैं और उसकी मुझे डाक टिकट भेजनी है। तो ये होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की। इन चीज़ों के लिए मेरे से बाद में ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे। मैंने एक बार ऑर्डर दे दिया तो हर महीने 100 रुपये की डाक टिकट मेरे तक पहुंच जाएंगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज पर्सनलाइज्ड स्टैंप। व्यक्तिगत टिकट क्या होते हैं? पर्सनलाइज्ड स्टैंप इज अ स्पेशली ऑर्डर्ड स्टैंप वेयर एनी इमेज लाइक योर ओन फैमिली फोटो और कंपनी लोगो इज प्रिंटेड नेक्स्ट टू वेस स्टैंप डिजाइन। तो ये जो पर्सनलाइज्ड स्टैंप शीट होती है एक विशेष रूप से तैयार की गई डाक टिकट होती है जिसमें आपके परिवार की फ़ोटो, कंपनी का लोगो, इनके जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे भी आप छवि बनवाना चाहते हैं, आधार स्टैंप डिज़ाइन के, यानी कि जो स्टैंप का बेस डिज़ाइन होता है उसके बगल में वो मुद्रित फ़ोटो होती है। यानी कि आपने जैसे क्या किया, आपने किसी फ्रेंड की, फैमिली की फ़ोटो दे दी तो वो जो बेस स्टैंप, जो स्टैंप का बेस डिज़ाइन होगा उस बेस डिज़ाइन के साथ में वो फ़ोटो भी प्रिंट होके आती है, उसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड स्टैंप। इस पर्सनलाइज्ड स्टैंप वैलिड फॉर पोस्टेज। क्या ये जो पर्सनलाइज्ड स्टैंप होती है इसके लिए आप डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं? इसके माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप मतलब कि क्या हो जाएगा, आपने कोई डाक भेजनी है तो उस डाक के ऊपर आप ये पर्सनलाइज्ड स्टैंप भी लगा सकते हैं और डाक शुल्क के भुगतान में उसको माना जाएगा और डाक शुल्क के भुगतान के रूप में उसका यूज़ आप कर सकते हैं। कमेमोरेटिव स्टैंप क्या होती है? स्मारक डाक टिकट। कमेमोरेटिव स्टैंप इज अ पोस्टल स्टैंप, ये भी डाक टिकट होती है। ऑफन इशूड ऑन अ सिग्निफिकेंट डेट सच एज एन एनिवर्सरी टू ऑनर और कमेमोरेट अ प्लेस, इवेंट, पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो स्मारक टिकट एक डाक टिकट होते हैं जो अक्सर किसी महत्वपूर्ण तिथि जैसे वर्षगांठ पर किसी स्थान, घटना, व्यक्ति या वस्तु किसी सम्मान के लिए या उनके स्मरण के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे कोई भी महत्वपूर्ण घटना होती है उसके संबंध में इनको जारी किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, मतलब कि कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जैसे कोई युद्ध के क्षेत्र में है या कोई खेल के क्षेत्र में, तो उनकी स्मरण के लिए, उनकी याद के लिए एक कमेमोरेटिव स्टैंप्स जारी की जाती हैं। डेफिनेटिव स्टैंप्स की बात करें, डेफिनेटिव स्टैंप इज अ पोस्टेज स्टैंप दैट इज पार्ट ऑफ द रेगुलर इशू ऑफ कंट्रीज स्टैंप। तो जो किसी भी देश की रेगुलर स्टैंप्स होती हैं उनके संबंध में इनको जारी किया जाता है, यानी कि रेगुलर स्टैंप्स होती हैं किसी भी कंट्री की जो कि डाक भेजने के उद्देश्य से या जो डेली मेलिंग पर्पजेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि बताया है कि जो भी पोस्टल नीड्स होती हैं प्रतिदिन की, उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। सर्विस स्टैंप्स क्या होती हैं? सर्विस स्टैंप्स इज इशूड फॉर ऑफिशियल मेल पोस्टेड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। तो ये जो भी ऑफिशियल डाक भेजी जाती है उनके लिए इनका यूज़ किया जाता है। और आगे चलते हैं, व्हाट इज दी फ्लैटलिक मटेरियल अवेलेबल एट फ्लैटली ब्यूरो। फ्लैटली ब्यूरो में कौन सा फ्लैटलिक सामग्री उपलब्ध होती है? तो इसमें फ्लैटली मटेरियल में मिनट स्टैंप्स होती हैं, जो अनयूज्ड स्टैंप्स होती हैं, जो अप्रयुक्त टिकट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। कमेमोरेटिव स्टैंप्स आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट डे कवर आपको मिल जाएंगे, जो कि क्या होते हैं? फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं? जो प्रत्येक कमेमोरेटिव स्टैंप के साथ जारी किए जाते हैं। ब्रोशर क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन शीट अकम्पनिंग ईच कमेमोरेटिव स्टैंप। तो ब्रोशर क्या होते हैं? जैसे कोई कमेमोरेटिव स्टैंप जारी की गई, उस कमेमोरेटिव स्टैंप के संबंध में जानकारी के लिए एक शीट जारी की जाती है जिसे ब्रोशर कहा जाता है। फिर उसके बाद कलेक्टर्स पैक्स मिल जाएंगे, एयरवाइज मिनिएचर और सोविनर शीट्स विच आर समटाइम्स इशूड। लघु चित्र या फिर स्मारिका पत्र जो कभी कभी जारी किए जाते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हमें आने भी चाहिए क्योंकि कस्टमर हमसे कभी कभार पूछ भी लेते हैं। तो इनको आपने ज़रूर अच्छे से करना है।
और साथ में अगर आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए क्लासेस में हमारे साथ जुड़ना है, या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, या फिर हम बात करें आपको GDS to MTS की तैयारी करनी है, पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी करनी है, या PSC की तैयारी करनी है और आपको बुक्स चाहिए और बुक्स आपको अच्छी वाली चाहिए, तो मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।